चोरी के साथ में चमार, जो कि एक जाति है, वो इतनी आसानी से कैसे इस्तेमाल होने लगा? बच्चों को ये बोला जा रहा है, अगर वो नहा नहीं रहे, कि डूम जैसे घूम रहे हो। उनको घसीटने में उनके साथ जो लोग थे, उन्होंने बहुत मारा हम लोगों को भी, तो शौक से वो नहीं हो रहा था। वो एक दलित पत्रकार है, नवीन नाम है उनका, उनके साथ बदतमीजी कर रही होती है, उनका फोन छीन रही होती है, उनका कैमरा पर्सन का डीएसएलआर पकड़ के कैमरा बंद कर देती है वो, उसका गर्दन पकड़ करके उसको जमीन पे फेंक दिया जाता है। और एक साथी ने पोस्टर पकड़ा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था मनुवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, तो वो पीछे से उनका गला पकड़ते हैं और बोलते हैं नीचे रख इसको, नीचे रख इसको। रुचि तिवारी एक दंगई है और आप किसी को मार के भाग रही हैं। जब हम पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वहां पे तो आपने देख लिया कि 50-60 लोगों की भीड़ माँ बहन की गाली दे रही है, रेल देंगे रेल देंगे, ये सब भाषा इस्तेमाल की जा रही है। आज के समय में किसी औरत को रेप की धमकी देना, माँ बहन की गाली देना, कपड़े उतारने को कहना, किसी को ये बोलना कि तुम्हें गोली मार देंगे, एक बहुत ही आम बात है। एक तस्वीर जो बहुत तेजी से वायरल है, उस तस्वीर में बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये कि थाने के अंदर 2 लड़कियां नजर आ रही हैं, उनके आसपास एक भीड़ नजर आ रही है, और जो कुछ नजर आ रहा है और जो कुछ सुनाई दे रहा है वो हैरान करने वाला है। क्योंकि खाकी वर्दी की जिम्मेदारी ये है कि वो हमें सुरक्षा दे सके, हमें प्रोटेक्ट कर सके। उस थाने में 2 महिलाएं मौजूद हैं, 2 लड़कियां मौजूद हैं, उन्हें और उनकी माँ को लेकर गालियां दी जा रही हैं। अब यहाँ पर सवाल बहुत सारे हो सकते हैं। पहला सवाल तो यही हो सकता है कि प्रशासन किसके इशारे पर काम कर रहा है। दूसरा ये भी हो सकता है कि जो खाकी वर्दी में एक भीड़, एक लोग वहां पर मौजूद थे, वो क्या कर रहे थे। लड़कियां अपने आप को अगर सुरक्षित नहीं पा रही हैं थाने के अंदर, तो फिर सड़कों पर, गली चौराहों पर हम कहाँ सुरक्षित रह पाएंगे, ये वो सवाल है। मेरे साथ नेहा है, और क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूं, इसलिए मेरे को वो तस्वीरें, वो वीडियो बहुत ज्यादा चोट पहुंचाती हैं। क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हम भी उतरते हैं, कई बार गांवों तक पहुंचते हैं, सड़कों पर पहुंचते हैं, तब हमें भी उसी तरीके से वो चीजें फेस करनी पड़ती है। तब हमें ऐसा लगता है कि हमें इसलिए ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है क्योंकि हम गांव में गए थे। यहाँ तो लड़कियां थाने के अंदर मौजूद हैं और उन्हें एक तरीके से लिंच किया जा रहा था। वो जो शब्द थे वो मैं बोल भी नहीं सकती, क्योंकि हमारी शब्द की एक मर्यादा है भाई। हमें कहा जाता है कि हमें तौल कर बोलना चाहिए। तो नेहा हमारे साथ मौजूद है, जो थाने में मौजूद थी। नेहा, एक वीडियो, एक तस्वीर थी। सबसे पहले आपका मैं स्वागत करती हूँ। वो तस्वीरें जिक्र करने लायक तो नहीं है, लेकिन एक मजबूरी है, मुझे इस पर बात करनी है। नेहा, बताइए कि उस दिन दरअसल हुआ क्या, और जो तस्वीरें हमें दिखी उसके बावजूद भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं सामने आई। तो नेहा, थोड़ा डिटेल में बताइए कि उस दिन पूरी बात हुई क्या थी। आप 2 लड़कियां थाने में अकेले क्यों चली गई। आपका खुद जो आयसा एक संगठन है, उसमें बहुत सारे लोग होंगे, तो आप 2 लड़कियां अकेले क्यों गई, अपने ग्रुप के साथ क्यों नहीं गई। क्या आप ये सोचकर गई कि थाने में आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा, आप उन लोगों के बीच जा रही हैं जिनकी जिम्मेदारी आपको सुरक्षा देने की है, इसलिए आप नहीं गई। क्यों आपकी टीम वहां पर नहीं गई, लोग वहां पर नहीं गए। देखिए, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए हमें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि रुचि तिवारी का जो वीडियोज़ हर जगह वो सर्कुलेट कर रही हैं म्यूट पे चला के, एआई जनरेटेड, उसके इतर जो बातचीत है वो सामने आए। तो पहली बात तो 12 फरवरी को एक पीपल्स लिटरेचर फेस्टिवल आइसा करवाता है आर्ट्स फैकल्टी में। जिस तरीके से सरकारी फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, जिसमें कोई इतिहास की बात नहीं होती, कोई साहित्य की बात नहीं होती, उसके इतर एक इतिहास है हमारे साहित्य का, उस पे बातचीत करने के लिए हम प्रोफेसर एस इरफान हबीब को बुलाते हैं आर्ट्स फैकल्टी में। आर्ट्स फैकल्टी में प्रोफेसर आते हैं, वहां पे भी इसी तरीके का एक हमला वो लोग करते हैं। कूड़ेदान में पानी डाल ऊपर फेंका जाता है, पत्थर मारे जाते हैं। उस दिन हम लोग ये सब तमाम चीजें झेलने के बाद पीसफुली अपना प्रोग्राम करवा ले जाते हैं। अगले दिन 13 फरवरी को अखिल भारतीय वंचित अधिकार दिवस पूरे देश भर के 100 से ज्यादा कैंपसेस में ऑर्गेनाइज स्पेसेस में ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा था। उसके पीछे आइडिया ये था कि कैंपसेस में जो एक लंबे समय से जातीय भेदभाव चल रहा है, उसको एड्रेस करने के लिए यूजीसी प्रावधान लाए, ताकि वो बराबरी जो हमें समाज में देखने को नहीं मिलती है, वो एटलीस्ट कैंपसेस में उस जातीय बराबरी की तरफ बढ़ने का एक कदम। तो अलग अलग स्पीकर्स को बुलाया जाता है, उसमें डीयू के प्रोफेसर, लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्पीकर, प्रोफेसर, सामाजिक कार्यकर्ता, ये सब आए हुए रहते हैं। इसी सब के बीच में एक नई तरह के ये लोग डीयू आ में गए हो हैं रहा जो था नेहा, ये कार्यक्रम डीयू में जी हो ये रहा था। हो रहा था, डीयू में आर्ट्स फैकल्टी पे ये प्रोग्राम हो रहा था।
तो अब पिछले 1 महीने से हम एक महीने से नहीं, अब समय हो गया है, एक नए किस्म की जर्नलिस्ट खुद को कहने वाली जमात हमारे सामने आई है, जो अलग-अलग प्रोटेस्ट में माइक लेकर के घूमती है 400 रुपए का, खुद को जर्नलिस्ट बताती है और हर प्रोटेस्ट में जिससे सवाल पूछ रही होती है, उससे ज़्यादा तो वो खुद बोल देती है माइक पे। और उनका किसी से सवाल पूछने का मकसद ये नहीं होता है कि वो जाने कि जिस प्रोटेस्ट का वो हिस्सा है, उस प्रोटेस्ट में चल क्या रहा होता। उस प्रोटेस्ट में शामिल होने का उनका मकसद होता है प्रोटेस्टर्स को उकसाना, किसी तरीके की झड़प हो, किसी तरीके की मारपीट हो, इस चीज़ के ना सिर्फ अपॉर्च्युनिटीज़ तलाशना बल्कि अपॉर्च्युनिटीज़ एक्टिवली खुद से क्रिएट करना। इसी तरीके के लोग हमें कुलदीप सिंह सेंगर को जब बेल मिलती है और हम प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, ये सेम लोग, आपको हैरानी होगी जान के, मेघा लवरिया है जो ये नारा लगा रही है ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये सेम महिला मुझे दिसंबर के महीने में प्रोटेस्ट में मिली थी जंतर मंतर पे, मुझसे आर्ग्यू कर रही थी कि क्यों कुलदीप सिंह सेंगर की बेल जस्टिफाइड थी। तो इस तरीके के लोग मिलने लगे हैं। यूजीसी को लेकर के जब से प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं, तब से इस तरीके के लोग और ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करिए कि नेहा जब ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं, जी नेहा, आप आपकी बात को हम आगे ले जाएंगे, लेकिन मैं एक एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसे हम ऐसे भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखते हैं जो पिछड़े समाज के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जैसे तमाम उस टैग को उठाकर भी चलाए जाते हैं। तो इनका ये कहना है कि जब ये अपने यूट्यूब चैनल चला सकते हैं तो अपर कास्ट के लोग अपना यूट्यूब चैनल क्यों नहीं चला सकते, हम अपने मन की बात क्यों नहीं कर सकते, हम अपनी जाति को क्यों नहीं जो है वो सुरक्षित कर सके, हमें अपनी बात कहने की इजाजत क्यों नहीं मिलनी चाहिए, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, एक्चुअली बात तो यही है ना कि आप ही को तो हमेशा से इजाजत रही है अपनी बात कहने की, आप ही को तो इजाजत रही है। अगर आज के समय में भी कोई भी आप बड़ा मीडिया हाउस देख लीजिए, मीडिया चैनल्स देख लीजिए, प्रिंट मीडिया देख लीजिए, हर जगहों पे आपको एडिटर्स इन चीफ, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एडिटर्स, ये सब लोग कौन सी जाति से आने वाले लोग हैं? आप इसका विश्लेषण कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि किसी भी बड़े मीडिया हाउस में, किसी भी बड़ी पत्रिका में, किसी भी न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया में सबसे ज्यादा सबसे बड़े पोजीशंस पे सबसे ज्यादा वही लोग हैं जो पॉपुलेशन वाइज माइनॉरिटी में है। और यही तो ऐतिहासिक रूप से लड़ाई है कि जो लोग माइनॉरिटी में 15% इस देश भर में है, कैसे पॉसिबल है कि हर तरीके के फॉर्मल सेक्टर में, सरकारी नौकरियों में, उच्च पदों पे, न्यायालयों में, पब्लिक एजुकेशन में, हर जगह पे उनका ओवर रिप्रेजेंटेशन है। और जो 80% से ज्यादा की आबादी है इनफॉर्मल सेक्टर्स में, लो पेइंग जॉब्स में, सफाई कर्मचारियों में, खेतीहर मजदूरों में, किसानों में, इन सब में, छोटे छोटे किसानों में, खेतीहर किसानों में, उनमें किस तरीके से ओवर रिप्रेजेंटेशन होता है इस देश के 80% से ज्यादा लोगों का। तो पूरी रूप से, ऐतिहासिक रूप से तो लड़ाई यही है कि आप ही का तो रहा है, हमेशा से आप अपनी बात बोलते ही रहे हैं और इसी को नॉर्मल बताया गया है। आज जब उस सेक्शन से लोग सामने आ रहे हैं जो ये बात बोल रहे हैं कि आपका पैर उनकी गर्दन पे बर्दाश्त नहीं है, आप उसको अत्याचार बता रहे हैं। आपका उनके गर्दन पे पैर आपका अधिकार और उनका इस पैर को हटाने का असर्शन अत्याचार। यही बात है, यही आयरनी है ठीक है। आज के समय की। तो नेहा, क्योंकि इसको पता नहीं ऐसे कहना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा सामाजिक ढांचा बन गया है ना जिसमें शायद ऐसा मान लिया गया है या ऐसी चीजें प्रैक्टिस में बहुत लंबे समय तक रही हैं कि ऐसा लगता है कि किसी की प्रॉपर्टी छीनी जा रही है, किसी की जान मांगी जा रही है, कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद बर्दाश्त की चीज नहीं है। यूजीसी का ये जो नया लॉ या ये जो नया नियम हमने देखा, इसमें एक तबका ये कहने की कोशिश कर रहा है जिसका कहना ये है कि ये पूरा जो कानून है उसमें एक ऐसी छतरी बनाई गई है जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी आप सबको अपने पास बुला रहे हैं और अपर कास्ट को बाहर कर रहे हैं। मतलब आप पॉइंटेड करके हमें ये बता रहे हैं कि ये जो अपर कास्ट वाले हैं यही जो है वो सबसे ज्यादा कैंपस में दुष्टता करते हैं, यही जो है वो इस तरीके की चीजें करते हैं। आप ऐसा कैसे मान रहे हैं कि उस बिरादरी के सभी जो है अपर कास्ट के सभी
जो है इस तरीके की चीजें करते हैं। इसीलिए इस लॉ को लेकर बहुत ज्यादा विरोध हुआ और एक तबका जो है वो सड़कों पर उतर आया और बहुत सारी चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हुई। तो नेहा, इसको आप कैसे बताएंगी? मतलब आप ये जो इसको आप कैसे देखती हैं कि एक तबका अपने आप को विक्टिम मांगकर बैठा हुआ है, उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो भैया दोषी किया जा रहा है, मैंने कोई गलती भी नहीं की, मैं तो अभी कैंपस में अभी गया भी नहीं, मैंने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं, लेकिन क्योंकि मैं अपर कास्ट से आता हूँ, ये मैंने चूज नहीं किया है, बाय बर्थ मैं अपर कास्ट में हूँ, तो मेरी क्या गलती? इसको आप कैसे, इस पर क्या कहेंगे? ये एक्चुअली ऐसी ही बात है कि मान लीजिए मेरी कोई दोस्त मेरे घर आती है और गलती से अपना शॉल छोड़ के चली गई है। 2, 3, 4 साल गुजर जाते हैं, उसको याद ही नहीं है कि उसका शॉल मेरे पास है और मैं उसका शॉल इस्तेमाल करने लगी हूँ। मुझे अपना ही शॉल लगता है वो। 5 साल बाद वो दूसरे राज्य में रहती है, मेरे घर आती है तो देखती है अरे ये तो उसका शॉल है, तो मांगती है। मुझे बड़ा बुरा लगता है कि यार ये शॉल वापस मांग रही है, ये तो अब मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ। ये पूरी वैसी ही बात है। सदियां बीत गई हैं, जब आप न्यायालयों में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सबसे सर्वोच्च पदों पे जजेस, एक सेक्शन के एक जाति से आने वाले लोग, सर्वोच्च पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में सीनियर प्रोफेसर्स, फैकल्टी, लेखक, पत्रिकाओं में राइटर्स, सब एक जात से आने वाले लोग। ये सब तो मतलब एक चीज होगी कि ओवर रिप्रेजेंटेशन है लोगों का। समाज की मोरालिटी कि चोर कौन से जात, चोरी चमारी, इतना कॉमन फ्रेज है हमारी भाषा का। क्यों है ये कॉमन फ्रेज? चोरी के साथ में चमार, जो कि एक जाति है, वो इतनी आसानी से कैसे इस्तेमाल होने लगा? हमारे समाज में इतनी आसानी प्रथा है कि मैं उत्तराखंड से आती हूँ, ये बोला जाता है उत्तराखंड के अपर कास्ट, तथाकथित अपर कास्ट हाउस होल्ड्स में, अगर कोई बच्चों को ये बोला जा रहा है अगर वो नहा नहीं रहे कि डूम जैसे घूम रहे हो। डूम एक कास्ट है, तो आपने अनहाइजीनिक या मुझे लगता है गंदा वो पूर्वांचल में भी ऐसे, बोला जाता है और देश के अलग अलग हाँ, कोनों में बोला जाता है। कोनों में भी बोला जाता है। तो आपने समाज के जो बुरे एस्पेक्ट्स हैं, अनहेल्दी, अनहाइजीनिक, चोरी, हर वो चीज जो समाज में आपको बुरी लगती है, आपने उसको समाज के उस सेक्शन से जोड़ दिया है जिस सेक्शन को आपने हमेशा अपने से नीचे माना है। तो आज के समय में तो आपने वो भी किया है, समाज की मोरालिटी, अच्छे बुरे की समझदारी, रिश्ता जोड़ा जाए, किसके साथ नहीं जोड़ा जाए, ये तमाम चीजें आपने पर्टिकुलर जातियों के साथ में एसोसिएट कर दी है। जब हायर एजुकेशन में ये आपसे कहा जा रहा है कि देखिए, आपके परिवार में लोग जायदाद नहीं छोड़ के गए थे यूनिवर्सिटी की सीटें आपके लिए, आपको यूनिवर्सिटीज में भी जगह देनी होगी को, जिनको आपने परिभाषा के रूप में हायर एजुकेशन से बाहर रखा, और जब वो यूनिवर्सिटीज में आए तब आपको उनके साथ वही व्यवहार करना पड़ेगा जो आप अपने जाति, अपने परिवार से आने वाले किसी इंसान के साथ में कर सकते हैं। तो जब आपको आदत है समाज के एक सेक्शन को अपने से नीचे समझने की, कम समझने की, छोटा समझने की, वो सेक्शन जब खड़े होकर के आपसे बराबरी भी मांगता है तो आपको लग रहा है कि आपका शोषण का अधिकार आपसे छीना जा रहा है। कोई और बड़ी बात नहीं है। मुझे समझ आता है ये एंजाइटी कि इतनी आदत हो गई है शोषण करने की कि जब बोला जा रहा है कि शोषण नहीं होना चाहिए, इसको लेकर के प्रावधान आएंगे, तो आपको ऐसा लग रहा है इसके अलावा तो जानते ही नहीं है, ये तो यूनिवर्सिटीज तो हमारी जगह है, ये सीटें तो हमारी ही है, उच्च न्यायालयों में तो हमारी ही जगह है, फैकल्टीज में तो हमारी ही जगह है। ऐसा कैसे हो जाएगा कि ये लोग आएंगे और फिर हम इनको बोल भी नहीं पाएंगे कि तुम आरक्षण से आए हो, तुम्हारा तो मेरिट नहीं है। तो बात ये है, तो वरना तो नेहा, अगर आप यूजीसी गाइडलाइंस देखें, पढ़ें, वो गाइडलाइंस तो सिर्फ ऐसे जातीय आधार पे नहीं एड्रेस करते हैं डिस्क्रिमिनेशन, उसमें रिलीजन है, जेंडर है, ये भी तो है डिसेबिलिटी ना है। कि अगर कोई फेक, उसमें ये भी तो है ना कि अगर कोई फेक शिकायत करता है तो उन्हें कोई पनिश नहीं किया जाएगा, कोई पनिशमेंट नहीं है। ये भी एक चिंता की बात है। और यूजीसी लॉ और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है उस पर अगर हम लोग बात करें तो बहुत लंबी बात जाएगी और हम किसी निर्णय तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये बहुत लंबी प्रैक्टिस है और अभी तक जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस कोई फैसला नहीं ले पा रहे तो हम और आप बैठकर कैसे लेंगे। मैं वो थाने पर वापस पहुंच रही हूँ। नेहा, आप ये बताइए कि आप 2 लड़कियां थाने में अकेले क्यों गई? आपका एक संगठन है, उस पर तमाम मेंबर्स हैं, तो फिर आप 2 लड़कियां थाने में ये सोच कर गई कि वहां आप सबसे ज्यादा महफूज होंगी, या आपको कोई
पता ही नहीं था कि वहां पर इतनी भीड़ आपको मिलने वाली है और ये सारी अभद्रता आपके साथ होने वाली है। उसके बाद मैं उस वाले तस्वीर पर बात करूंगी जिसमें आप एक भोली भाली पत्रकार को पकड़ कर जो है वो ले जा रही थी, उस पर बात करूंगी, लेकिन पहले थाने वाली बात बताइए। थाने में एक्चुअली मैं नहीं थी, वो हमारी एक साथी अंजलि और दूसरी साथी तन्वी है, वो दोनों पहले जाती हैं। वो आर्ट्स फैकल्टी जब वो रहती हैं तो उनके साथ बहुत मारपीट होती है, मारपीट मेरे साथ भी होती है, लेकिन मैं उधर से निकल आती हूँ। तो मैं थाने नहीं पहुंचती हूँ, वो थाने कंप्लेंट फाइल करने पहुंचती हैं हमारे 2 और साथियों के साथ, एक का नाम अभिज्ञान है और दूसरे साथी का नाम सचिन है, जो थोड़ा लेट पहुंचते हैं। तो वो पहले थाने पहुंचते हैं, और थाने पहुंचना, ये सवाल पूछना, और मैं जान रही हूँ कि आप इसलिए पूछ रही होंगी क्योंकि लोगों के मन में है कि 2 लड़कियां क्यों चले गए अकेले, है ना? तो आना, अब मान लीजिए मेरे घर पे मेरे साथ कोई बदतमीजी होती है, सड़क पे मेरे साथ कोई बदतमीजी होती है, तो क्या मैं पहले मेरे साथ जो बदतमीजी हो उसके लिए फ़ोन करके 10 लोगों को बुलाऊँगी और थाने जाऊँगी? ऐसा तो नहीं करूँगी। कायदे से, कानून व्यवस्था में तो ये चीज़ होनी चाहिए कि जो पुलिस स्टेशन है वो एक सेफ जगह है, और कोई इंसान जो सताया हुआ है, परेशान है, जो मदद चाहता है पुलिस की, प्रशासन की, वो वहाँ पे जाने में सेफ महसूस करे और जाकर के आसानी से कंप्लेंट कर पाए। कायदे से ये होना चाहिए। लेकिन इतनी अजब बात है कि जब हमारी साथियाँ वहाँ पे दोनों साथी, 4 साथी वहाँ पे पहुँचते हैं कंप्लेंट फाइल करने के लिए, तो वहाँ पे एक 50-60 स्ट्रॉन्ग बावला, एकदम मतलब क्रेजी है वो मॉब, मारने पे, जान लेने पे उतारू है वो मॉब। और उसके बाद जो होता है वो आपने देखा है कि कैसे इस तरीके से तमाम चीजें होती हैं, और जो पुलिस स्टेशन में मौजूद पुलिस वाले होते हैं, उनको उनको भी वो भी हैंडल नहीं कर पाते हैं, उनसे एक मुंह से उनके चू नहीं निकलता है, वो उस मॉब को काबू ही नहीं कर पाते हैं। पहले तो वो उनको रोकते नहीं है। इस तरीके की बातें पुलिस स्टेशन में बोली जा रही है, ये तो अब उनके बीच और हमारे बीच की बात रही नहीं। आपका पुलिस स्टेशन है, एसएचओ, डीसीपी, इन सब के अंडर आता है वो पुलिस स्टेशन। तो अगर आपके पुलिस स्टेशन में किसी के साथ इस जब तरीके की थाने में वारदात महिलाएं होती है, सुरक्षित नहीं होंगी, उन्हें उन्हें लिंच करने जैसी बातें कही जाएंगी, उन्हें नहीं, उनकी माँ के कब, मतलब मैं तो बोल भी नहीं पा रही हूँ, कितनी गंदी बात कही गई। मैं तो बिल्कुल। हैरान थी कि एक थाने के अंदर ऐसी चीजें हो रही हैं और हम इसी पुलिस के भरोसे जो है वो इत्मीनान से, तसल्ली से बैठे रहते हैं कि हमारे प्रदेश के, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था, और एक थाने में ऐसा हुआ। ठीक है, नेहा, वो बताइए, वो तस्वीर जो वायरल हो रही है जिसमें आप एक पत्रकार को खींच रही हैं, क्या आपको चौथे स्तंभ पर यकीन नहीं है? मतलब हम ही वो लोग हैं जो आपकी बातों को पहुंचाते हैं, और आप इस तरीके से महिला होकर एक महिला को इस तरीके से घसीट रही हैं, क्यों? उनको घसीटना हमारा शौक नहीं है, उनको घसीटने में उनके साथ जो लोग थे उन्होंने बहुत मारा हम लोगों को भी, तो शौक से वो नहीं हो रहा था। उससे तुरंत पहले जब हम उन्हें घसीट करके ले जा रहे हैं, पकड़ करके ले जा रहे हैं, उससे तुरंत पहले 5-10 मिनट पहले वो एक दलित पत्रकार है, नवीन नाम है उनका, बामसेफ न्यूज़ में काम करते हैं, उनके साथ बदतमीजी कर रही होती है, उनका फ़ोन छीन रही होती है, उनका कैमरा पर्सन का डीएसएलआर पकड़ के कैमरा बंद कर देती है वो, ये ये कर रही विजुअल है, होती लगाइएगा स्क्रीन पे। बोलिए, आप बोलिए। हो रहा होता है। फिर जब हम लोग उसमें इंटरवीन करते हैं तो मेरी दोस्त है, अंजलि नाम है उसका, उसका गर्दन पकड़ करके उसको ज़मीन पे फेंक दिया जाता है। अगर आप चाहें मैं अंजलि को भी कह सकती हूँ वो इसमें जुड़े। तो गर्दन पकड़ करके फेंक दिया जाता है उनको ज़मीन पे। और जब हम ये देखते हैं कि एक हमारी दोस्त है वो, मतलब मेरी साथी है, मेरे संगठन में है वो, 5-6 साल से मैं उसको जानती हूँ, आप उसको ज़मीन पे फेंक दे रही हैं। हम क्यों नहीं जाएँगे आपको पकड़ने के लिए? अगर सड़क पे कोई इंसान आपकी चेन खींच के, फ़ोन छीन के कहा भागता जा है, रहा है कि आइसा संगठन ऐसा है जिसमें लड़कियां ही लड़कियों के दुश्मन है। ये समाज में बराबरी और न्याय कहाँ से दिला पाएंगी जब ये महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानती है? एक ऐसी महिला जो शायद आपकी राय में यकीन नहीं रखती है, शायद आपकी विचारधारा को नहीं मानती है, या उसकी कोई अलग विचारधारा है, और शायद कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की आजादी भी देता है हमें कि हम अपनी राय रख सकते हैं। बिल्कुल। तो आपसे अलग सोच रखने वाली एक महिला आपके प्रोटेस्ट में या आपके आंदोलन को दिखाना चाह रही थी अपने नजरिए से, अपने कैमरे से, फिर भी आप लोग उस पर एकदम भूखे शेर की तरह उस पर टूट पड़े। ऐसा ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। नहीं, एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मतलब कोई वो जब पहुंची, वो इनफैक्ट हमारे प्रोटेस्ट पे 1-1.5 घंटे से थी।
ऐसा नहीं थे कि वो उस वक्त पहुंची और बस हम ताक में थे कि वो हमें पकड़ में आ जाएंगी तो हम कुछ कर देंगे। चेहरा पहचान रखा था और आप लोग बस इंतजार कर रहे थे कि कहीं से भी ऐसा रुचि कुछ नहीं तिवारी है, हम आए उनका चेहरा नहीं पहचानते हैं, अब पहचानने लगे हैं। वो 1.5 घंटे से हमारे प्रोटेस्ट में घूम रही थी और उन्होंने 1-2 लोगों को ऑलरेडी ऐसे पकड़ के परेशान करना शुरू कर दिया था कि बताओ ब्राह्मणवाद क्या, ब्राह्मण क्या होता है, तुम ब्राह्मणों के खिलाफ क्यों हो, तुम ब्राह्मणों को गाली क्यों देते हो। हमने कोई ब्राह्मण को गाली नहीं दी पहली बात किसी उस प्रोटेस्ट में, अब हमारा वीडियोस वगैरह चला सकते हैं। तो एक समय के बाद हमें रियलाइज हुआ कि ठीक है ये बस भड़काना चाहती है, तो हम इनसे बहुत बात नहीं करना चाहते हैं। अगर उनका संवैधानिक अधिकार है कि वो जर्नलिस्ट होके इसको रिकॉर्ड कर सकती है, तो हमारा भी संवैधानिक अधिकार है कि हम उनसे बात ना करें, तो हम उनको engage नहीं कर रहे होते हैं। और हम एंगेज नहीं कर रहे होते हो तो वो बेचारे जो नवीन है जर्नलिस्ट है उनको पकड़ लेते हैं। और नवीन इतने मतलब शालीन ढंग से उनसे, मतलब वो जबरदस्ती उनका फोन छीन रही है, फिर भी वो इतने काम हो करके उनसे कह रहे हैं कि फोन छोड़िए, आप मेरा फोन क्यों ले रही हैं, आप कौन है, वो जानते भी नहीं है। तो हम लोग बीच में इंटरवीन करते हैं कि आप हट जाइए, और हम तो उनको कुछ नहीं बोलते हैं, वो तो गर्दन पकड़ के फेंक देती हैं। और जब वो गर्दन पकड़ के फेंकती हैं, तो जैसे बाजार में अगर आपको कोई फोन छीन के भागेगा तो आप चोर को पकड़ेंगे ना। अगर सड़क पे किसी लड़की को छेड़ करके कोई गुंडा, कोई उचक्का भागता है तो आप उसको पकड़ते हैं ना। बाजार में अगर कोई इस तरीके की बदतमीजी कर रहा होता है दारू पी करके, तो आप उसको पकड़ते हैं और बोलते हैं कि रुक यहाँ पे रुक, हम थाने में फोन कर रहे हैं, आ तुझे पुलिस के पास लेके जाएंगे। तो पुलिस तो प्रोटेस्ट में ऑलरेडी मौजूद थी। हम 4 लड़कियां, किसी लड़के ने उसको हाथ नहीं लगाया है, 4 लड़कियां उसका हाथ पकड़ रही, हाँ उसको वही, हम उनका हाथ पकड़ के बोल रहे हैं। और आप उस ऑडियो में अगर देखेंगे तो उस ऑडियो में ये चीज विजिबल है, मतलब सुनाई दे रही है कि हम बोल रहे हैं कि अरे चलो तुम्हें थाना, धक्का दोगी, चलो थाने ले जाएंगे, ये मार के भागी है, पुलिस को हम बोल रहे हैं ये मार के भागी है, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। ये वीडियो आप देखिए, इस वीडियो में ये हाथ पकड़ी हुई है, तन्वी का हाथ पकड़ी है जो हमारी दोस्त है। हम इनको बहुत आराम से हम बोल रहे हैं कि पुलिस को बुला रहे हैं कि इसको पकड़ो, ये है, और इसने हाथ पकड़ा हुआ है तन्वी का। आप ये वीडियो वैसे मैं आपको भेज दूंगी, आप इसको दिखा लीजिएगा। हाँ, तो वो उसका हाथ पकड़ी हुई है, हाथ नहीं छोड़ रही है, और अपने लोगों को वो बुला रही है कि उनके और लोग इकट्ठा हो जाए। तो जब तक वो ये सब करे, पुलिस सामने खड़ी होती है, हम उनका हाथ पकड़ते हैं। बहुत ऐसे लोग थे, तो आयशा संगठन में बहुत से ऐसे लोग थे जो रुचि के सपोर्टर थे या वहां पे मौजूद थे जो रुचि के सपोर्ट में आते। नहीं, आयशा में ऐसे लोग आपका चल रहा था। जी जी बिल्कुल। तो क्या वहां पे कोई ऐसा था जो रुचि के सपोर्ट में आता? बिल्कुल, बहुत सारे लोग थे। इनफैक्ट जो मैंने आपको इंसिडेंट बताया कि 12 फरवरी को एस इरफान हबीब के ऊपर जो पानी फेंका गया, पत्थर फेंका गया, वो कैसे किया लोगों ने? वो ऐसे किया कि उन्होंने हमारा पब्लिक प्रोग्राम का पोस्टर देखा और वो मोबिलाइज थे। हमने आइडेंटिफाई किया उन लोगों को जो पत्थर लेके बैठे थे फेंकने के लिए। तो 13 फरवरी के दिन भी जहां पे हमारा प्रोग्राम चल रहा था, वहां पे उसके आसपास 2-3-4 लोग ऑलरेडी इकट्ठा थे। और जो इन्होंने किया रुचि तिवारी ने, उससे पहले भी 3 लड़के वहां पे आए और हमारे एक साथी ने पोस्टर पकड़ा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था मनुवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। तो वो पीछे से उनका गला पकड़ते हैं और बोलते हैं नीचे रख इसको, नीचे रख इसको। तो वो बोलते हैं कि अरे तुम कौन हो? हम वहां पे जाते हैं, तुम कौन हो? तो वो कह रहा है कि ये नहीं लगेगा, यहाँ पे बंद करो उसको, कोई यहाँ पे नारा नहीं लगेगा ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। तो हमने बोला अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप साइड में अपना प्रोटेस्ट कर लीजिए, हमारे खिलाफ कर लीजिए, क्या दिक्कत है, लेकिन आप हमारे प्रोग्राम को डिस्टर्ब मत करिए ना। इन्होंने यूजीसी गाइडलाइंस आने के बाद जो 2-3 दिन प्रोटेस्ट किया, उन प्रोटेस्ट में आपको एक इंसिडेंट नहीं मिलेगा पल्लवी जी, अगर आप खुद सर्च अपने टीम को लगाएंगे, जिसमें हम लोगों ने पत्थर फेंका, हम लोगों ने आकर के मारपीट की हो। क्यों? क्योंकि हम ऐसा नहीं मानते हैं कि हमसे जो अलग ओपिनियन रखते हैं उनको चुप कराया जाए, दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए। वो ऐसा मानते हैं। इसलिए जब से हमारे प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं यूजीसी में प्रावधान मांगने के लिए, वो हर प्रोटेस्ट में पहुंचते हैं और हर प्रोटेस्ट में इस तरीके की मारपीट करने की कोशिश करते हैं। वो लोग इसीलिए ऐसे इरफान हबीब के ऊपर पत्थर फेंकते हैं क्योंकि वहां पे यूजीसी के प्रावधानों पर बात हो रही होती है। 13 फरवरी को इसीलिए वो मारपीट करते हैं क्योंकि वहां पे यूजीसी के प्रावधानों के बारे में, जातिवाद खत्म करने के बारे में बात हो रही होती है। तो वो नहीं समझते हैं कि उनके ऑपोजिट का कोई भी व्यू बर्दाश्त करने लायक है, सुनने लायक है, इसीलिए वो हिंसा करते हैं। और हम लोग
उनके पूरे प्रोटेस्ट के दौरान कोई मारपीट नहीं करते हैं। जब हम पुलिस स्टेशन भी जाते हैं, हमारे मुंह से आप थोड़ी सुनते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। वो मेघा लवरिया जिनका नाम है, जो चढ़ रही है कंधे पे और नारा लगा रही है ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, वो महिला जिंदाबाद नारा लगा रही हैं और आप लोग मुर्दाबाद नारा लगा रहे हैं, है ना? बिल्कुल मुर्दाबाद नारा लगाएंगे, बिल्कुल। शांति कैसे होगी नेहा? नेहा, हम बराबरी की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जैसे आपने बाई चॉइस ये नहीं डिसाइड किया कि आप अपर कास्ट में आने वाले, वैसे ही उसने भी डिसाइड नहीं किया है बाई चॉइस। तो आप इस आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन भेदभाव मिटाने के लिए, जैसे ये जो पूरा यूजीसी लॉ पर ही बात करें, तो कानून का जो दरवाजा है वो सबके लिए बराबर है। वो जो तराजू है उस पर सबको न्याय मिलने का हक। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम किसी को न्याय देने के लिए, किसी को ऊपर उठाने के लिए, या किसी को बराबरी का हक देने के लिए किसी को दबा दे? ये भी तो नहीं कर सकते ना। बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। इसीलिए जो रेप का कानून, ऐसे तो आप कह रहे हैं कि रेप के कानून में आपको ये चीज आइडेंटिफाई करने की जरूरत ही नहीं है कि औरतों के साथ होता है। ये तो ऐसी बात हो गई कि आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत ही नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस औरतों के साथ होता है। तो अगर समाज का एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार समाज के एक हिस्से को प्रिविलेज मिलता है और दूसरे हिस्से को उसमें उत्पीड़न मिलता है, तो आपको अगर एक बराबर समाज बनाना है तो आपको उस उत्पीड़न को चिन्हित करते हुए जो दबा समाज है, जो दबा सेक्शन है समाज का, उसको बराबरी पे लाने के लिए अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज बनाने होंगे। और ये हिंदुस्तान की बात नहीं है, जाति को लेकर के सिर्फ बात नहीं है, दुनिया भर के अलग अलग हम एसटी एससी ओबीसी को न्याय देने के लिए हम एसटी एससी ओबीसी को न्याय देने के लिए यूनिवर्सिटी में यूजीसी जैसा लॉ ला रहे हैं, जिसमें ये बात माना जा रहा है कि जो दोषी है वो अपर कास्ट का ही होगा। हम ऐसा ये नहीं कहाँ मान लिखा? सकते कि नहीं, मतलब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका ये कहना है कि आपने तो बाहें फैलाई और एक समाज के कुछ लोगों को अपने पास रख लिया और हमें उससे अलग कर दिया। आपने कहा कि हर कैंपस में अगर कुछ भी भेदभाव होगा या किसी को जाति के आधार पर प्रताड़ित किया जाएगा तो वो हमेशा जो है वो जनरल कास्ट का ही होगा, पर ऐसा होता नहीं है नेहा। ऐसा कहीं नहीं लिखा। आप यूजीसी के गाइडलाइंस अगर खुद भी पढ़ेंगी तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ये लाइन लिखी हो वहां पे कि हर एससी एसटी ओबीसी समाज से आने वाला स्टूडेंट जनरल कास्ट, जो कि कोई कास्ट नहीं होती है वैसे, बट जनरल कास्ट के स्टूडेंट के ऊपर इल्जाम लगा सकता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। वो जो यूजीसी के गाइडलाइंस है और हर ऐसा कानून जो जाति आधार पे भेदभाव या हिंसा को चिन्हित करता है, वो कानून इस चीज को चिन्हित करता है कि जाति आधार पर शोषण किसके साथ होता है, वो उसको चिन्हित करता है। तो जाति आधार पे शोषण तो उन्हीं के साथ होगा ना, जो जाति आधार पर व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था हो गई, जाति व्यवस्था में नीचे है। उसमें तो आप ये नहीं कह सकते हैं ना कि जाति आधार पे जिनके पास पावर है उनके साथ शोषण हो रहा है। ये तो गलत समझदारी होगी ना। जैसे हम जेंडर के आधार पे शोषण हो रहा है इसको चिन्हित करना चाहेंगे, तो हम ये नहीं कह सकते ना कि पुरुषों के साथ जो जाति आधार पर शोषण हो रहा है, जाति आधार पर महिलाओं के साथ, बाकी माइनॉरिटी जेंडर से आने वाले लोगों के साथ, उन्हीं के साथ जेंडर के आधार पर शोषण हो सकता है। वैसे ही जाति आधार पर एससी एसटी ओबीसी समाज से आने वाले लोग, क्या ओबीसी, हालांकि ये बात थोड़ा मुझे लग रहा है ट्रैक से उधर जा रही है, तो क्या ओबीसी समाज से आने वाला कोई लड़का या लड़की किसी एससी को जाति के आधार पर प्रताड़ित नहीं कर सकती, उसे जाति के आधार पर बिल्कुल कर सकती है। और ऐसा तो लिखा ही नहीं है यूजीसी के रेगुलेशंस में कि ये कंप्लेंट नहीं फाइल की जा सकती है। यूजीसी के रेगुलेशन अगर आप पढ़ें और समझें तो ये कंप्लेंट जो आप, जिसके बारे में आप बात कर रही हैं कि कोई स्टूडेंट जो कि ओबीसी से आते हैं, ओबीसी कम्युनिटी कास्ट से आते हैं, बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, उनके ऊपर अगर कोई कंप्लेंट फाइल करना चाहता है तो वो वैलिड है। इनफैक्ट अगर कोई डिसेबल्ड स्टूडेंट है, फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट है और उनके साथ उनके डिसेबिलिटी के आधार पे भेदभाव होता है, तो वो डिसेबिलिटी के आधार पे भी भेदभाव, चाहे वो कोई भी कास्ट का इंसान करे, उसका भी प्रावधान यूजीसी के गाइडलाइंस में है। अगर मेरे प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर मेरे साथ शोषण होता है, भेदभाव होता है, और वो कोई भी कास्ट का इंसान करे, एससी एसटी ओबीसी समाज से भी अगर करे, तो उनकी भी कंप्लेंट ली जाएगी। ये जो यूजीसी गाइडलाइंस को बिना पढ़े, यूजीसी गाइडलाइंस के बारे में झूठ
फैलाने की कोशिश हो रही है, ताकि जो असल मुद्दा है भेदभाव को एड्रेस करने का, उसके ऊपर मटिया मतलब उसको मलमेटा किया जाए। हाँ, उसको धूमिल किया जाए, वो डाइल्यूट किया जाए, ये उसका पूरा नैरेटिव चल रहा है। कोई भी व्यक्ति जो यूजीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट में बैठा था, उसने एक लाइन नहीं पढ़ी है, कुछ भी वो कह रहे हैं ऊपर से नीचे तक। इतना हैरानी होती है कि आप प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, आपने गाइडलाइन भी नहीं पढ़ी, आपको ये भी नहीं पता है कि उन गाइडलाइंस में लिखा क्या है, आप बस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बात ये नहीं है, गाइडलाइंस की बात नहीं है, बात है जातीय आधार पे भेदभाव या हिंसा को एड्रेस करने के लिए अफर्मेटिव एक्शन के प्रोसेस को, के आंदोलन को, के मूवमेंट को कमजोर करना। बात ये है। नहीं, मैंने एक कमेंट पढ़ा था, मुझे लगता है बातचीत हो रही है तो इस कमेंट पे भी बात कर लेते हैं। लिखा हुआ था क्योंकि आप संख्या में ज्यादा हैं और देखिए इनका प्रोटेस्ट हो रहा था। एक ब्राह्मण समाज से आने वाली रिपोर्टर, हालांकि रिपोर्टर का कोई कास्ट नहीं होना चाहिए, खासतौर पर जब उसके हाथ में माइक हो, लेकिन एक ब्राह्मण समाज से आने वाली रिपोर्टर जब इनके बीच पहुंचती है तो देखिए उसे कैसे जलील किया जाता है, उसे कैसे अपमानित किया जाता है। इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है जब इनकी बात को दबाने या सच बताने की कोई कोशिश करता है। देखिए, जब कोई खून करके भागता है, चोरी करके भागता है, किसी को मार करके भागता है, तो कानून उसको उसके इस क्राइम के बेसिस पे या तो दोषी करार देता है या तो निर्दोष करार देता है ना। उसकी जाति के आधार पे वो बच नहीं सकता है। कोई किसी को मार करके भाग रहा है और पुलिस उसको पकड़ रही है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि देखिए बेचारे ब्राह्मण व्यक्ति को पकड़ लिया है। आप रुचि तिवारी एक दंगई है और आप किसी को मार के भाग रही हैं और आपको पकड़ के पुलिस के ही हवाले किया जाएगा। अगर आप किसी और जाति से भी आती और किसी को मार के भागती तो आपको पकड़ा ही जाता। मेघा लवरिया नहीं है, वो खुद अलग अलग इंटरव्यूज में बोली है कि हम नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, लेकिन उनके बारे में भी तो हम हर जगह पे बात कर रहे हैं ना। हम बोल रहे हैं कि उनको भी जेल में होना चाहिए। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो अपनी जाति के आधार पे दोषी नहीं है, वो अपने कर्म के आधार पे दोषी है। वो किसी औरत को मार करके भागी है, इसलिए उनको पकड़ के पुलिस के पास लेके जाया जा रहा है। वो ब्राह्मण है, मैं ये इसलिए बोल रही है ताकि उनका किसी को मार के जाना एक्सक्यूज किया जा सके। आप किस जाति से आते हैं इसके आधार पे आपके साथ खड़ा हो जाएगा एक पूरा सिस्टम और आपको बेचारा बना देगा। ये भी तो हिस्टोरिक रूप से जातीय भेदभाव के सिस्टम का हिस्सा है। जिसको वो मार के भागी है, अंजलि जिनका नाम है, वो कौन सी जाति से आती हैं? वो भी तो शर्मा है, वो अंजलि शर्मा है। आप तो उनको मार के भागी है। आपके समर्थक ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि आपने एक अपर कास्ट की ही महिला को मारा है? आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं? आप ये इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि ये जाति की बात नहीं है, ये पॉलिटिकल एजेंडा की बात है। आप किसी को मार के भागी है जो कि यूजीसी के प्रावधानों की मांग कर रहे हैं, और अगर यूजीसी के प्रावधान की मांग करने वाले लोगों को एक बुरी लाइट में दिखाना है तो आपको एक बेचारी इंसान का कैरेक्टर देना जरूरी है, इसलिए आपको ब्राह्मण बेचारी पत्रकार बना दिया है। और जिसको आप मार के बैठी है वो बेचारी विलन हो गई। जो लोग आपको किसी को मारने के इल्जाम में पुलिस के पास ले जा रहे हैं वो लोग विलन हो गए, वो लोग षड्यंत्रकारी हो गए। ये तो बड़ी मजेदार बात है कि आप चोरी करके, मार करके, हिंसा करके भागिए और सडनली जब न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था आपको इसकी बेसिस पे जज करे कि आपने किसी को मारा है, तो आप अपनी जाति आगे कर दीजिए और बोलिए अरे हम तो ब्राह्मण हैं। तो आप ब्राह्मण हैं तो क्या, मार के तो भागी हैं आप मार के भागिए, ये आपका क्राइम है। आप किसी भी जाति से आ रही हो, आपका क्राइम ये है कि आप किसी को मार के भागिए। तो जब आपको लेके जाया जा रहा है आपके हिंसक होने के क्राइम पे, मारने के क्राइम पे, तो अपनी जाति का बखान कर करके एक स्टोरी मत क्रिएट करिए कि हम ब्राह्मण है बेचारे हैं इसलिए हमें मारा जा रहा है। आप ये इसलिए बोल रही हैं कि आप बेचारी ब्राह्मण है क्योंकि आप इस नैरेटिव को, इस झूठे नैरेटिव को, खोखले नैरेटिव को फ्यूल करना चाहती हैं कि जाति के आधार, जाति जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। ब्राह्मण इस देश में प्रताड़ित, अपर कास्ट इस देश में प्रताड़ित है। आप इस खोखले नैरेटिव को बल देना चाहती हैं, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। नेहा, जैसे कि आप बार बार ये बता रही हैं कि उन्होंने अपराध किया, तो मुझे ये बताइए नेहा कि इस पूरे सिस्टम में आपको पुलिस की तरफ से कितना सपोर्ट मिला, या आप प्रशासन की जो कार्रवाई रही, जो रवैया रहा, उससे आप लोग परेशान रहे, नाराज रहे, और आपको ऐसा लगा कि सिस्टम भी कहीं ना कहीं एक तरफ जाके नतमस्तक हो जाता है?
बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ना आर्ट्स फैकल्टी पे जब हम बोल रहे हैं, पुलिस हमारे सामने खड़ी थी पल्लवी जी। मैं बोल रही हूँ ना कि चलिए थाने चलिए आप। मेरे से 2 हाथ दूर पे पुलिस खड़ी हुई थी। मॉरिस नगर थाने से ही वो लोग आए हुए थे और वो रुचि को पकड़ नहीं रहे थे। उन्होंने अपने उनमें से 2-3 लोगों ने अपनी आँखों से देखा था कि वो मारी है, अंजलि को मार रही थी और उन्होंने उनको पकड़ा नहीं। इनफैक्ट वो भाग गई और पुलिस उनके पीछे भी नहीं भागी। उसके बाद जब हम पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वहां पे तो आपने देख लिया कि 50-60 लोगों की भीड़ माँ बहन की गाली दे रही है, रेल देंगे पेल देंगे, ये सब भाषा इस्तेमाल की जा रही है औरतों के लिए। और पुलिस ने खुद से कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया। आपके थाने में सीसीटीवी रखा रखा हुआ होता है। आपके थाने में कोई इंसान आकर के इस तरीके से अनसेफ महसूस करा सकता है किसी कंप्लेनेंट को, इसके लिए तो आपको खुद को कार्रवाई करनी चाहिए। आपको तो ऐसे लोगों को पकड़ करके जेल में बंद कर देना चाहिए था। और जो एसआई वहां पे बैठे रहते हैं या जो अधिकारी थे, उनके बिहाफ पे तो आपको फाइल करना चाहिए था कंप्लेंट। वहां पे महिला कांस्टेबल्स भी थी जिनके शक्ल पे डर दिखाई दे रहा था। आपको उनके बिहाफ पे कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इनफैक्ट आपने उस भीड़ को बाहर करने में भी इतना समय लगा दिया कि हमें पूरे अलग अलग जगहों से लोगों को इकट्ठा करके हम 40-50 लोग पुलिस स्टेशन के बाहर आए। जब हम वहां पे आते हैं तो वहां पे भीड़ 50 की भीड़ होती है उनकी, वो 60 की भीड़ बन जाती है। एकदम बावली भीड़ होती है जो सच में हमें उस दिन मार डालती जान से अगर उनका बस चलता तो। 60 की 70, 80, 100, 200, 250 लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं रात के 1:30 बजे तक, 1-1:30 बजे तक। और वहां पे वो रोड जाम करके उन्नाव की जो रीप पीड़िता रहती है वो रहती है, उनकी माँ रहती है, योगिता भयाना रहती है, इंडिया गेट के एक कोने पे बिना ट्रैफिक को प्रभावित किए वो प्रोटेस्ट कर रही होती है, सिर्फ बैनर लेकर के, कोई नारे नहीं लग रहे होते हैं। उनको घसीट करके पुलिस डिटेन करती है। ये 200 लोगों की भीड़ सड़क जाम करके खड़ी रहती है मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन के बाहर और कोई कार्रवाई नहीं की जाती है इनके ऊपर। पुलिस वहां पे खड़ी रहती है, पुलिस के सामने ये लोग हमें बोलते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। क्या क्या बात है, ये गोली मारने की बात कर रहे हैं, जान की धमकी दे रहे हैं और पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है, खड़ी रहती है वहां पे मूक दर्शन बंद करके। इससे ये भी तो सवाल होता है ना कि आप ना सिर्फ एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपकी चुप्पी से मेघा लवरिया और उसके साथियों को इतना एम्पावर्ड महसूस हो रहा है कि वो आपकी प्रेजेंस में, एसीपी वहां पे, डीसीपी वहां पे मौजूद रहते हैं, एसएचओ मौजूद रहते हैं मॉरिस नगर के, उनके सामने एक नागरिक दूसरे नागरिक को ये धमकी दे रहा है कि तुम्हें गोली मार देंगे। ये हिम्मत कहां से आती है? ये हिम्मत इसलिए आती है क्योंकि वो जानती है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। पुलिस उनका हर तरीके से संरक्षण करेगी, पुलिस उनका हर तरीके से बीच बचाव करेगी, पुलिस उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगी, ना सिर्फ चुप बैठेगी बल्कि एक्टिवली सपोर्ट करेगी। वो लोग इस तरीके के नारे लगा रहे होते हैं और पुलिस हम लोगों को कह रही होती है कि आप यहाँ से चले जाइए, आप चले जाइए, आप ये क्या कर रहे हैं। अगर हम 40-50 लोग थे सिर्फ वहां पे, अगर हम लोग भी चले जाते तो पता नहीं हमारे साथी जिंदा भी होते आज की नहीं हो। क्योंकि जब हम वहां पे नहीं थे तब तो ये पागल भीड़ अंदर घुस करके मारने पे उतारू थी। अगर हम लोग वहां पे नहीं होते तो पता नहीं हमारे साथी आज जिंदा भी होते नहीं होते वहां पे। तो आप लोगों ने फिर कोई कंप्लेन की जिसमें जो थाने के अंदर बवाल हुआ उसको भी लिखा बताया? जी, बिल्कुल, हम लोगों ने कंप्लेंट फाइल की है जिसमें हम लोगों ने आर्ट्स फैकल्टी पे जो हिंसा हुई है, उसको भी डिटेल में चिन्हित किया है। और वहां पे पुलिस थाने के अंदर जो मार की गई है, सचिन हमारे एक साथी हैं जो थोड़ा-सा लेट पहुंचे थे वहां पे थाने में, उनको इतना मारा गया और इतने बदतमीज हैं ये लोग। उदय झा नाम है एक तथाकथित ऐसे ही एक रिपोर्टर का, जिन्होंने सचिन को मारते हुए वीडियो बनाया और वो इस तरीके की हिम्मत रखते हैं कि वो किसी को मार रहे हैं और उसको अपने प्रोफाइल पे पोस्ट कर रहे हैं कि उन्होंने मारा है इसको। ये दूसरा वीडियो है जिसमें कि वो धमकी दे रहे हैं पुलिस थाने के अंदर, कपड़े उतार, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, वो भी इन्हीं के इंसान ने अपने सोशल मीडिया पे अपलोड किया है। आप समझ सकती हैं पल्लवी जी, वो लोग ना सिर्फ मार रहे हैं, वो लोग ना सिर्फ माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, रेप करने की गालियां दे रहे हैं, वो लोग आज के समय में इतना सशक्त महसूस करते हैं कि वो लोग इस चीज का वीडियो बना करके अपने खुद के पब्लिक प्रोफाइल पे पोस्ट कर रहे हैं। ये क्या दिखाता है? ये ऐसी चीज दिखाती है कि आज के समय में किसी औरत को रेप की धमकी देना, माँ बहन की गाली देना, कपड़े उतारने को कहना, किसी को ये बोलना कि तुम्हें गोली मार देंगे, एक बहुत ही आम बात है। अगर आप सत्ता पक्ष के साथ खड़े हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है।
आप किसी का रेप करके भागिए, आप किसी का रेप कर दीजिए, उसको लाइव स्ट्रीम कर दीजिए, आप किसी को मार दीजिए, उसको लाइव स्ट्रीम कर दीजिए। अगर आप सत्ता पक्ष के साथ खड़े हैं, उन लोगों के साथ खड़े हैं, उस नैरेटिव के साथ खड़े हैं जो सत्ता उस वक्त चाहती है कि समाज में जाए, तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपके पब्लिक अकाउंट से उस वीडियो को कोई चिन्हित नहीं करेगा। हम लोगों ने वो वीडियो दी है पुलिस को, खुद उनके अकाउंट से निकाल करके। आप, मैं सच बता रही हूं, ऐसा लग रहा है कि ये कोई कहानी है कि उन्हीं के खिलाफ प्रूफ उन्हीं के पब्लिक प्रोफाइल पे मिल रहे हैं, बट ये सच बात है। आप जाइए मेघा लवरिया के पेज पे, आप _भारत इंस्टाग्राम हैंडल है, जाइए उस इंस्टाग्राम हैंडल पे, आपको अभी भी मिलेगा, कुछ वीडियोस मिलेंगे जिसमें वो थाने के अंदर खड़े होकर के धमकियां दे रहे हैं। ऐसे समाज में हम रह रहे हैं। आपको बोला जाता है कि हिंदुओं को एक होना है मुसलमानों के खिलाफ, और आप चल देते हैं उनके पीछे। ये समाज क्रिएट कर रहे हैं वो आपके लिए। ये समाज है जिसमें आपके बच्चे किसी को जान से मार करके उसका वीडियो बना के अपने प्रोफाइल पे डाल रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको लग रहा है कि उन्हें यूट्यूब पे कोई व्यू मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे व्यूज मिल जाएंगे, 4 दिन की चांदनी मिल जाएगी, लाइमलाइट मिल जाएगी, उनको 4 लोग बोल देंगे ये तो हिंदू शेरनी है, ये तो ये है वो है। आपके बच्चे ऐसी दुनिया में बड़े हो रहे हैं। क्या सीखेंगे आपके बच्चे? पढ़ने के बजाय, समाज को समझने के बजाय, शिक्षित होने के बजाय, अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों को बढ़ाने के बजाय, एक बेहतर शांति से, प्रेम से रहने वाला समाज बनाने के बजाय, आपके बच्चे ये चीज करने पे उतारू हैं। ये बना दिया है हमारे हिंदुस्तान को, हमारे देश को, आज के समाज को इन लोगों ने। ये है सच्चाई। अगर ये भयभीत होने वाली बात नहीं है, शौक होने वाली बात नहीं है, गुस्से से तिलमिला जाने वाली बात नहीं है, तो मुझे नहीं समझ आता कि आज के समाज में कौन सी ऐसी बात है। आपको गुस्सा आता है ये बिना मतलब की रुचि तिवारी की जितनी कहानियां हैं, चाहे वो रेप थ्रेट की बात हो, चाहे मैं ब्राह्मण हूं इसलिए तुम्हें मारेंगे ये बोलने की बात हो, एक प्रूफ नहीं है उनके पास। इनफैक्ट जो वीडियो वो सर्कुलेट खुद कर रही है या इनके सपोर्टर्स कर रहे हैं, उन वीडियोस में अगर आप अनम्यूट करके सुनेंगे तो जो बातें हम बोल रहे हैं वो साबित होती है उनसे। तो आप इनकी खोखली कहानियों को, जो 5-5 रुपए के एक्स के ट्वीट पे आधारित है, उसके समर्थन में आप कूद पड़े, पागल हो रखे हैं, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरा फोटो, मेरा फोन नंबर, डॉक्टर जितेंद्र मीणा का एड्रेस, फोन नंबर सर्कुलेट कर रहे हैं, अंजलि को रेप थ्रेट भेज रहे हैं, मुझे रेप थ्रेट भेज रहे हैं। आप ऐसा समाज बन गए हैं। क्या रक्षा करेंगे आप किसी की? आप गलत के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और आप ये सब कर रहे हैं। आपको सोचने की जरूरत है कि आपके अंदर का जो रोष है वो जस्टिफाइड है या आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है कुछ लोग अपनी सत्ता की रोटियां सेकने के लिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल। यूजीसी लॉ का ये जो पूरा मामला है वो भी कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट अभी इस पे फैसला लेने वाली है, तो क्या आप लोगों को कोर्ट पे यकीन नहीं है कि आप लोग सड़कों पर आकर आंदोलन कर रहे हैं, जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, बराबरी की बात कर रहे हैं? क्या मतलब कोर्ट पर यकीन होता तो आप ये मानते कि 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला लेगा जो समाज में बराबरी के हक की बात करेगा? ये इस तरीके का प्रोटेस्ट क्यों करना पड़ रहा है? इस तरीके का प्रोटेस्ट, मतलब जो आप चीज कह रहे हैं, पहली बात मतलब तो सुप्रीम कोर्ट पे यकीन नहीं है क्या आपको? नहीं, आप बहुत वैलिड क्वेश्चन है। ये सवाल मुझसे इतनी बार पूछा जा चुका है पिछले 1 साल में, क्योंकि जब कुलदीप सिंह सेंगर की बेल को बेल मिलती है तो वो भी कोर्ट से मिलती है, तब भी ये पूछा गया था कि आपको भरोसा नहीं है क्या। वो तो चलिए इतना प्रोटेस्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको एक्सेप्ट किया और बेल पे स्टे लगाया। लेकिन जिस सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होती है जब 31 को, और उस सुप्रीम कोर्ट में सोलिसिटर जनरल डिफेंड ही नहीं करते हैं। आप इतने बड़े प्रावधान लाए हैं, आप उसको डिफेंड क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ही की सरकार ने इस बात को माना है, यूजीसी ने बोला है 118% इंक्रीज जातीय भेदभाव का, डिस्क्रिमिनेशन के कंप्लेंट्स का आंकड़ा दिया है। आप खुद में डिफेंड ही नहीं कर रहे हैं इन प्रावधानों को। बाकी हर चीज आपने डिफेंड की है, सीएए को आपने डिफेंड किया है, कुलदीप सिंह सेंगर की बेल को आपने डिफेंड किया है, श्रम कानूनों को आप डिफेंड करते हैं, लेकिन यूजीसी प्रावधान पे आपसे एक शब्द नहीं निकला कोर्ट में। पहली बात तो ये, और दूसरी बात, मतलब हमें ये भी तो भरोसा नहीं है कि जो सरकार वो कानून लाई है, प्रावधान लाई है, उसका मन भी नहीं है उन प्रावधानों को इम्प्लीमेंट करने का। ये तो साफ दिखाई दे रहा है। वहां पे क्या ही आर्ग्यू करेंगे वो कोर्ट में, पहली बात तो ये। और दूसरी जो बहुत जरूरी बात है वो ये बात है कि जो यूजीसी के प्रावधान आए हैं, हमने वो पढ़े हैं। हमारा जो पूरा प्रोटेस्ट है वो यूजीसी के प्रावधानों को ज्यों का तो इम्प्लीमेंट करने का नहीं है। इस बात को मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि जो यूजीसी के गाइडलाइंस हैं, हमने भी उन्हें पढ़ा है और हमें लगता है कि वो बहुत कमजोर गाइडलाइंस है।
उनमें जिस चीज को एड्रेस करने के लिए वो बने हैं, उसी चीज को समझने की ही क्षमता नहीं दिखाई देती है। जो बॉडीज वो बनाते हैं एक तरीके के भेदभाव को एड्रेस करने के लिए, उन बॉडीज में ही इस चीज का रिफ्लेक्शन नहीं दिखता है कि वो बॉडीज जिन इंस्टीट्यूशंस का हिस्सा है, उन इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटेबल ठहरा पाएंगी जब इस तरीके की कोई एग्जाम्पल देके डिस्क्रिमिनेशन। बताएंगे क्या नेहा? एग्जाम्पल देके हाँ बताएंगे बिल्कुल। क्या? जैसे किसी भी इन प्रावधानों का एक्चुअली ये मतलब होगा कि जैसे रैगिंग का कानून आया ना, तो रैगिंग किसी भी इंस्टीट्यूशन में कोई एक इंसान किसी इंसान की करता है, तो उस चीज को लेकिन एक इंसान की बुरी मंशा और दूसरे इंसान के बेचारेपन से एसोसिएट नहीं किया जाता है। रैगिंग को एलिमिनेट करना एक इंस्टीट्यूशनल जिम्मेदारी अब है, और अगर इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तो इंस्टीट्यूशंस को इस चीज के लिए अकाउंटेबल ठहराया जाता है, उनकी फंडिंग ग्रांट्स वगैरह यूजीसी रोकता है ना? क्योंकि रैगिंग जैसी चीज नहीं होनी चाहिए, इस चीज की समझदारी बनी और इसको लेकर के एंटी रैगिंग एफिडेविट साइन करवाया जाता है स्टूडेंट से एडमिशन के वक्त, है ना? तो ये जो प्रावधान है, इस चीज में आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटेबल होल्ड किया जाएगा भेदभाव के लिए, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, जो कि वाइस चांसलर होगा यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का प्रिंसिपल होगा, आपने उसको हेड बना दिया है इक्विटी कमेटी का, जो कमेटी कंप्लेन सुनेगी भेदभाव की। आपने उस कमेटी के हेड को इंस्टीट्यूशन के हेड को उसका हेड क्यों बना दिया है? अगर इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करना, तो इंस्टीट्यूशन का हेड उसका हेड नहीं हो सकता है। उसके साथ साथ जो ये आप कायदे से उसमें लिखा हुआ है कि SC ST OBD PWD विमेन माइनॉरिटी से उसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कमेटी में, कितना % रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। ये भी पॉसिबल है कि उस कमेटी में सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा जो इन सब कैटेगरीज में आता है, ये भी पॉसिबल है। इसके बारे में भी एक झूठ फैलाया जा रहा है कि अरे देखो इसमें तो सब भर जाएंगे SC ST। कैसे भरेंगे? प्रोफेसर्स है ही नहीं जब SC ST OBC समाज से आने वाले टीचर्स कैसे भर जाएंगे? कितने HOD हैं जो कितने HOD है जो इस समाज से आते हैं? आपने लिखा हुआ है कि ऐसे लोग जो प्रोफेशनल है वो इस व्यक्ति में एक्सपर्ट के बतौर बुलाए जाएंगे। अरे आप लिखिए ना कि उनका इस पे काम होना चाहिए, जाति आधार पे, रिलीजन के आधार पे, जेंडर के आधार पे उनका भेदभाव पे काम होना चाहिए। नहीं लिखा है। एक और चीज, जो स्टूडेंट्स है उसमें लिखा है कि स्टूडेंट स्पेशल इनवाइटी होंगे और उनको नॉमिनेट किया जाएगा। क्यों नॉमिनेट किया जाएगा? चुन करके क्यों नहीं आएंगे स्टूडेंट्स? और वो स्पेशल इनवाइटी क्यों होंगे? उनका बराबरी का क्यों हिस्सेदारी नहीं होगा इस कमेटी में? और एक और चीज लिखी गई है जो कि बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है, कि उनको मेरिट के आधार पे हम नॉमिनेट करेंगे। मेरिट क्या होता है? नंबर और मेरिट का तो कोई रिलेशन नहीं है। आप स्कूल व्यवस्था को मजबूत नहीं करेंगे, सरकारी स्कूल व्यवस्था को, आप सरकारी टीचर्स को कोई ट्रेनिंग नहीं देंगे, स्कूल इतनी बदहाल हालत में रहेंगे, और फिर जब वंचित समाज से, गरीब समाज से स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में आएंगे और उनको अंग्रेजी बोलना नहीं आएगा, 4 लोगों के सामने बात करने में वो हिचकिचाएंगे क्योंकि उन्हें वो ट्रेनिंग नहीं मिली है, तो आप कहेंगे कि उनका मेरिट खराब है। व्यवस्था में उनको कोई सहूलियत नहीं मिलेगी प्राइवेट स्कूल से पढ़ने वाले बच्चों के साथ कंपीट करने के लिए, और आप उनको ये उनकी निजी जिम्मेदारी बता देंगे, उनकी पर्सनल जिम्मेदारी बता देंगे और कहेंगे कि आप में मेरिट नहीं है। और फिर इसी चीज को, इसी प्रिविलेज को आप रेप्लिकेट करेंगे ऐसे कमिटी में, आप मेरिट के आधार पे लेंगे ना, तो आप इसी प्रिविलेज को मेरिट करेंगे, ऐसे रेप्लिकेट करेंगे ऐसे कमिटी में जिसको कायदे से प्रिविलेज को एड्रेस करने के लिए बनाया गया है। तो ये जो प्रावधान आए हैं ये बहुत फॉल्टी प्रावधान है, कमजोर प्रावधान है। इन प्रावधानों को मजबूत किया जाए और यूजीसी एक गाइडलाइंस लाए। हमारा आंदोलन ये है, ये आंदोलन नहीं है कि सेम जो यूजीसी के गाइडलाइंस आए उनको इंप्लीमेंट किया जाए। तो ये जो 2 चीजें हैं ये मेन हमारी चीजें। तो हमारे साथ नेहा है आयशा से, और नेहा ने मुझे लगता है बहुत आसानी से और बहुत समझदारी से इस पूरी बातचीत को बताया। और एक नैरेटिव जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये लड़की है जिसने एक लड़की होकर ही एक लड़की को घसीटा, नारी ही नारी की दुश्मन होती है और न जाने क्या चीजें। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको सिक्के का एक पहलू दिखाया गया है। थोड़ा सा सोशल मीडिया पर अपनी उंगलियों को कस दीजिए, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। बस वही है कि आपके दिमाग में कोई एजेंडा तय ना हो तो आप हर वो चीज देख सकते हैं जो दिखाने की कोशिश है। नेहा, आपका बहुत धन्यवाद जो आपने इतना समय दिया, आपने बातचीत की। मुझे लगता है आपने बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से समझाया कि
जब कोई पत्रकार अपनी निजी चीज को कैमरे पर दिखाने की कोशिश करने लगता है, जब कोई एजेंडा लेकर कोई पत्रकारिता करने लगता है, तो रियल में वो जर्नलिस्ट होता ही नहीं है। क्योंकि एक जर्नलिस्ट ना किसी जाति, ना किसी धर्म, ना किसी मजहब का होता है, वो जनता का होता है, वो लोगों का होता है। और जब आप अपने बन के पत्रकारिता करते हैं, तो वो को ना कोई पत्रकारिता और ना कोई जर्नलिज्म। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग आकर यहाँ पर मुझे भी ज्ञान देने वाले हैं, तो आपका बहुत स्वागत है, आप ज्ञान दे सकते हैं। नेहा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।